क्लासेस पर नियमित कक्षाएं चल रही हैं। तो उसी क्रम में हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है और तथ्यात्मक रूप से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आज हम पूरे मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइएगा आज मंत्री परिषद को पढ़ते हैं। समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है कंटेंट को, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना परीक्षा में रहती है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट आप लिखिएगा, है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा अनुच्छेद 74। क्या? अनुच्छेद 74 हेडिंग डाल लीजिएगा। तो अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 74 में यह चीज बोली गई है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए क्या होगी भाई, के लिए एक मंत्री परिषद होगी। पॉइंट इज क्लियर? बात समझ में आ रही है कि क्या होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एक कंटेंट को, है ना, एक मंत्री परिषद होगी। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 53 में शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन एक चीज और ऐड करी गई है, क्या कहा गया, और बिल्कुल ध्यान समझिएगा, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किससे करेगा, या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ किसके माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया, किसका प्रयोग किया गया, किस शब्द का प्रयोग किया गया, मंत्री परिषद। यानी कि राष्ट्रपति को उसकी सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यहां सीधा सीधा क्या है, अधीनस्थ कार्यों का मतलब, अधिकारियों का मतलब सीधा सीधा यहां पर किसकी बात करी जा रही है, मंत्री परिषद की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अर्थात मंत्री परिषद की बात की जा रही है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? चलेगा, इससे आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा, देखिएगा, आप एक चीज नोट करके लिखिएगा, है ना, एक चीज नोट करके लिखिएगा क्योंकि कथन निष्कर्ष में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट करके आपको क्या लिखना है, नोट करके लिखिएगा। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि संवैधानिक रूप से प्रमुख कौन होता है, प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन एक शब्द और दे देता है कभी कभी एग्जामिनर में कि सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है।
अब आप समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक कंटेंट को। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। लेकिन पूछा जाए कि सैद्धांतिक या फिर संवैधानिक रूप से, है ना, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। क्योंकि अंत में हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। किसके होते हैं, कोई भी विधेयक होता है, कोई भी प्रस्ताव होता है ना, पहले वह लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद जब दोनों में पास हो जाता है तो वह कहां पहुंचता है, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है। यानी कि अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं उस प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति जी के होते हैं। और राष्ट्रपति जी जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी वह किसका रूप धारण कर लेता है, तभी वह कानून का रूप धारण कर लेता है। इसी में नोट में ही लिखना है, अभी आपको लिखिएगा कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, संसदनात्मक शासन व्यवस्था किसमें, कार्यपालिका। दोनों में अंतर है, आप समझिएगा, शब्दों का अंतर है। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, मंत्री परिषद में निहित होती है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है, तो वह मंत्री परिषद में निहित होती है। और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, वह पीएम अर्थात प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, पीएम अर्थात प्रधानमंत्री होता है। इसी में ही नोट में ही आप एक फैक्ट और लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें ऐसे करके लिखिएगा आप कि ग्लैडस्टोन, ये ग्लैडस्टोन कौन थे, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने एक चीज बोली थी, इन्होंने एक कथन दिया था। कथन क्या दिया था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कि जो मंत्री परिषद है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, मंत्री परिषद का, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, मंत्री परिषद या करिएगा या मंत्रिमंडल, दोनों में अंतर होता है, समझिएगा। मंत्रिमंडल अलग होता है और मंत्री परिषद अलग होता है, अभी समझाएंगे। सूर्य के समान है, सूर्य के क्या है, समान है। ये कथन किसने कहा था, ये कथन ग्लैडस्टोन जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था। इसको समझिएगा, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्यपालिका जो होती है उसका केंद्रित कौन होता है, केंद्र कौन होता है, तो उसका केंद्र वास्तव में मंत्रिमंडल होता है या फिर मंत्री परिषद। दोनों में अंतर है, हम बताएंगे अभी आगे आपको कि मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्री परिषद क्या होता है ना। इसमें अंतर भी आपको लिखवाएंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कथन निष्कर्ष के रूप में। तो क्यों केंद्र क्यों होता है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसे क्यों समझना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो संसदीय, लिख लीजिएगा आप भी, कि जो संसदीय प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली, क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में, जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जितने भी निकाय होंगे, जितने भी निकाय होते हैं, अब निकाय की बात करें तो क्या भाई, एक मिनट रुकिएगा, चलेगा। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जितने भी निकाय होते हैं, निकाय का मतलब उसमें आपके प्रधानमंत्री भी आ गए, उसमें आपके कैबिनेट मंत्री भी आ गए, उसमें आपके राज्य मंत्री भी आ गए, उसमें आपके उप मंत्री भी आ गए। यानी कि संसदीय प्रणाली में जितने भी निकाय होते हैं, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, चाहे वह विधानमंडल हो, क्लियर पॉइंट, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद, जितने भी निकाय होते हैं, है ना, इसमें रेड से लिखते हैं, इस मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद के चारों ओर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब समझिएगा क्यों घूमते रहते हैं भाई चारों ओर, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव वास्तव में पहले क्या होगा कि जो जिस विषय का वह प्रस्ताव है,
वह उस विषय का जो मंत्री होगा वो भी कैबिनेट मंत्री, ध्यान से समझिएगा, वह भी कौन सा, कैबिनेट मंत्री। अभी मंत्रियों के प्रकार भी बताएंगे हम आपको, है ना, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, वो लिखित रूप में एक दस्तावेज तैयार करेंगे, एक दस्तावेज तैयार करेंगे। अब वह दस्तावेज जब लिखित रूप में कैबिनेट मंत्री ने तैयार कर दिया है तो उसे ही क्या कहा गया है, उसे ही विधेयक कहा गया है। उसे क्या कहा गया है, विधेयक कहा गया है ना। आ रही है बात समझ में? यानी कि जिस मंत्रालय अर्थात जिस विषय का वह विषय है ना, जिस विषय का वह क्या है, प्रस्ताव है, तो क्या होगा, वही लिखित रूप में दस्तावेज तैयार होगा। कौन करेगा, वही लिखित जो यानी कि उस विषय का मंत्री है, वह भी मंत्री कौन सा, कैबिनेट मंत्री। क्लियर पॉइंट, कौन सा मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या करेगा, लिखित दस्तावेज तैयार करेगा, वही क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। अब विधेयक जब तैयार हो गया है, अब क्या होगा, अब मीटिंग होगी, किसकी बैठक होगी भाई, अब बैठक होगी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बैठक होती है किसकी, कैबिनेट की। अब कैबिनेट की बैठक होती है, इस कैबिनेट में कौन रहेगा, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, क्योंकि कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, पीएम होते हैं। जब वह कैबिनेट में पास हो जाता है तो वह दो स्थानों पर से कहीं भी जा सकता है, या तो लोकसभा में जा सकता है पहले, या फिर राज्यसभा में जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक कंटेंट को, क्लियर है पॉइंट। तो लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, जब यहां पर भी वह विधेयक पास हो जाता है तो वह कहां पहुंचता है, वह राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तभी वह किसका रूप धारण कर लेता है, एक्ट का रूप धारण कर लेता है, अर्थात कानून का रूप धारण कर लेता है। तो यानी कि मंत्री परिषद के चारों ओर ही क्या रहती है, घूमते हुए रहते हैं। जितने भी निकाय होंगे आपके, जितने भी मंत्रालय होंगे, वह सब किसके आसपास, किसके चारों ओर घूमेंगे, वास्तव में मंत्री परिषद के चारों ओर घूमेंगे, क्योंकि मंत्री परिषद ही क्या करती है, मंत्री परिषद ही महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाती है। और आ रही है बात समझे, कोई भी प्रावधान होगा, महत्वपूर्ण विषय होंगे, महत्वपूर्ण मंत्रालय होंगे, उस पर कानून कौन बनाएगा, मंत्री परिषद बनाएगा, अर्थात मंत्री मंडल बनाएगा। पॉइंट क्लियर है, चलेगा। अब आगे लिखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसीलिए ग्लैडस्टोन जी ने क्या कहा है, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल सूर्य के समान है। क्लियर है पॉइंट। जितने भी कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वह मंत्री परिषद में ही निहित होती है। हेडिंग डालिएगा मंत्री परिषद, दोबारा से हेडिंग डालना है मंत्री परिषद। आइएगा, हेडिंग डालेगा मंत्री परिषद, ठीक है। आइए, मंत्री परिषद में लिखिएगा पहला ही पॉइंट, मंत्री परिषद। देखिएगा क्या होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वह सभी प्रकार के मंत्री सहित, यानी कि प्रधानमंत्री वह कोमा लगा लीजिएगा, सभी प्रकार के क्या भाई, मंत्रियों। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे भाई, इसमें ही आपके कैबिनेट की भी बात करेंगे अगर हम, क्या, कैबिनेट मंत्री। इसी में ही आपके कौन से आ जाएंगे, राज्य मंत्री। इसी में कौन से आ जाएंगे, आपके उप मंत्री। अभी बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, है ना। तो इनके समूह को इसके ही समूह को क्या कहा जाता है, इसी के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। बात समझ में आई, यानी कि प्रधानमंत्री वह सभी प्रकार के मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, के समूह को ही क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 ये कहता है, हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 75 मंत्री की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति, उनका कार्यकाल व उनका दायित्व कि उनका क्या क्या दायित्व है,
है ना, उनका क्या क्या अधिकार है ना, या फिर उनका वेतन कितना होना चाहिए के बारे में वर्णित करता है। यानी कि अनुच्छेद 75 क्या करता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, वह उनका कार्यकाल, वह उनका दायित्व, वह उनका अधिकार, वह उनका वेतन से संबंधित जो अनुच्छेद है वह कौन सा है, 75। यानी कि पूरे मंत्री परिषद की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो पूरे मंत्री परिषद की बात अनुच्छेद 75 में कही गई है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें ही आप एक हेडिंग और डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 75(1). तो अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 75(1) ये कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा नियुक्ति, प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। अब आप कह रहे होंगे सर नहीं, उसकी नियुक्ति तो नहीं होती है। देखिएगा, आप जो मत डालते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष के लिए आप मत डालते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। आप प्रधानमंत्री के लिए मत नहीं डालते, मतदान नहीं करते। आप किसके लिए मतदान करते हैं, आप लोकसभा सदस्य के लिए मतदान करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट। आप प्रधानमंत्री के लिए मतदान नहीं करते, हम बोल रहे हैं आप किसके लिए मतदान करते हैं, आप लोकसभा सदस्य के लिए मतदान करते हैं। अब जो गठबंधन है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कोई भी पार्टी है या कोई भी गठबंधन है, वह पार्टी या गठबंधन क्या करेगा, वह अपना नेता चुनता है। क्या चुनता है, नेता चुनता है। उस नेता को ही क्या कहा जाता है, उस नेता को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि जो मतदान आपने किया है वह आपने लोकसभा सदस्य के लिए मतदान किया है, ना कि प्रधानमंत्री के लिए। अब जो जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है, बिल्कुल ध्यान समझना है एक एक चीज को, ये तथ्यात्मक प्रश्न है, पूछे जाते हैं। अब जो आपने मतदान किया है किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी किसके लिए, सदस्य के लिए किया है, अब वो पार्टी, वो गठबंधन क्या करेगी, वो गठबंधन वह पार्टी अपने नेता को चुनती है ना। बात समझ में आ रही है, क्या करती है, अपने नेता को चुनती है और उसको ही किसका रूप धारण करवाती है, उसको ही प्रधानमंत्री का रूप धारण कराती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो राष्ट्रपति की ही नियुक्ति कौन करता, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। बात समझ में आई, क्लियर पॉइंट। अंतर है, बिल्कुल ध्यान समझना है इन चीजों को। कोई कभी भी कथन या निष्कर्ष के रूप में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसी में लिखिएगा अन्य, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जी का पहला कार्य क्या बन गया है, राष्ट्रपति जी का पहला कार्य यह बन गया है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब दूसरा कार्य क्या बन गया है, दूसरा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर वह क्या करेगा, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन, राष्ट्रपति। ये कौन, अनुच्छेद 75(1) कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 75(3). बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखिएगा, अनुच्छेद 75(3) चलेगा, ऊपर बनाएंगे, इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं, है ना। आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 75(3). ठीक है, आइएगा, अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको आप इंपोर्टेंट करके लिखिएगा। देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो लिखिएगा कि अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, वह वास्तव में लोकसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
अब आपसे प्रश्न घुमाकर यह पूछा जा सकता है कि वास्तव में सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वास्तव में 75(3) में वर्णित है। पॉइंट क्लियर है? होता क्या है? सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत, इसको समझिएगा, देखिएगा। संपूर्ण मंत्री परिषद जो होती है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, संपूर्ण मंत्री परिषद जो होती है वास्तव में वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? देखिएगा, अब होता क्या है, सपोज दैट कोई कैबिनेट मंत्री है, अब सपोज दैट ऐसा समझिएगा जल मंत्री है हमारे, है ना, जल संसाधन मंत्री हैं या फिर रक्षा मंत्री हैं, है ना, किसी को भी ले लीजिएगा। तो अब उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा, किसके पास में? कैबिनेट के पास में अपना कोई प्रस्ताव रखा, और वह प्रस्ताव क्या हुआ? लिखित रूप में तैयार हो गया है, तो क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। अब विधेयक जब उन्होंने कैबिनेट के पास में रखा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, और कैबिनेट ने उसको पास कर दिया, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कैबिनेट ने उसको पास कर दिया, लेकिन कैबिनेट का एक सदस्य, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कैबिनेट का एक सदस्य अगर उसका विरोध करता है, उसके पक्ष में मतदान नहीं करता है उस प्रस्ताव के, उस विधेयक के, तो होगा क्या? वहीं पर अविश्वास मत पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? अविश्वास मत पारित हो जाता है, और उसी दिन क्या हो जाएगी? उसी दिन ही सरकार गिर जाती है। अर्थात कोई भी कैबिनेट मंत्री, एक भी सदस्य की बात कर रहे हैं हम, एक भी कैबिनेट मंत्री यानी कि सदस्य जो है ना, कैबिनेट मंत्री जो है, अगर वह उस निर्णय के यानी कि सरकार के निर्णय का क्या करता है? विरोध करता है, तो क्या होगा? उसी दिन ही क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। क्योंकि क्या समझा जाएगा? यह समझा जाएगा कि लोकसभा में, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, लोकसभा में सरकार का अविश्वास मत पारित हो गया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को रखते हैं जिनके ऊपर उनमें क्या होता है? विश्वास होता है कि वह वास्तव में हमारे जितने भी प्रस्ताव होंगे किसी भी विषय के, उन पर विश्वास मत देंगे। अगर वह विश्वास मत नहीं देते हैं, अविश्वास मत उसका विरोध करते हैं, तो क्या हो जाता है? अविश्वास मत पारित हो जाता है। अब आप समझिएगा, लोकसभा क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से, आप किसको चुन के भेज रहे हैं? लोकसभा सदस्यों को तो चुन के भेज रहे हैं ना, तो क्या होगा? यानी कि विश्वास मत पारित नहीं हो पाया है, अविश्वास मत पारित हो गया है, क्योंकि वह सदस्य क्या कर रहा है? वह सदस्य उस निर्णय या उस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। अर्थात जनता में क्या हो जाएगा? अविश्वास मत पारित हो जाता है, अविश्वास मत का अवधारणा बन जाती है। इसमें आप ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, ये हमने समझा दिया आपको, इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि होता क्या है। जैसे हम लिखवाएंगे, सेम हमारी लैंग्वेज में लिखना है कि संपूर्ण मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। पॉइंट क्लियर है? एक इकाई के रूप में कार्य करती है, और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अब इसी में ही अगली लाइन से लिखिएगा, ऐसे करके लिखना है आपको। ये क्या है? वास्तव में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिएगा अगली लाइन से लिखिएगा, यदि कोई मंत्री उस निर्णय से क्या है? असहमत है, तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। उसे क्या दे देना चाहिए? उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि लिखिएगा इसमें, क्योंकि मंत्री परिषद का सदस्य होते
होते हुए वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसी में ही लिखिएगा, अगली लाइन से ही, अनुच्छेद 75(3) में ही है अभी, अगली लाइन से लिखिएगा। चलिए अगली लाइन से लिखिएगा कि लॉर्ड मार्ले ने भी एक कथन बोला है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ ठहरते हैं और एक साथ क्या होते हैं? डूबते हैं। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा है कि वास्तव में मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ ठहरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि अगर एक ने भी क्या कर दिया, विरोध पैदा कर दिया, तो क्या होगा? सरकार उसी दिन गिर जाती है। अर्थात जब तक मंत्रिपरिषद का एक सदस्य क्या रहेगा, विश्वास मत दे के रखेंगे सभी सदस्य, तो सरकार चलती रहेगी। यदि एक भी व्यक्ति ने क्या कर दिया, अविश्वास मत पारित कर दिया, अर्थात निर्णय का विरोध कर दिया, तो क्या हो जाएगा? उसी दिन सरकार गिर जाएगी। इसमें आप ऐसा करके लिख लीजिएगा कि सरकार के निर्णय से सहमत नहीं है, या फिर वह क्या कर रहा है? विरोध करता है, उस प्रस्ताव का या उस निर्णय का विरोध करता है, तो क्या हो जाएगा? तो अविश्वास मत पारित हो जाता है और उसी दिन सरकार गिर जाती है। उसी दिन क्या हो जाती है? सरकार गिर जाती है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से लिखना है इसीलिए कहा गया, इसीलिए क्या कहा गया? लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यानी कि सीधा सीधा यह समझा जाता है, किसी ने भी अविश्वास मत पारित कर दिया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या हो गया है? मत पारित हो गया है ना? यानी कि अपने प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री अपने विश्वास के व्यक्ति को ही किस में रखते हैं? मंत्रिपरिषद में रखते हैं, कैबिनेट में रखते हैं, है ना? मंत्रिपरिषद में नहीं, सॉरी, कैबिनेट में रखते हैं। क्लियर है पॉइंट? किसमें रखते हैं? कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में रखते हैं अपने विश्वास के व्यक्तियों को ही। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यहां पर नोट करके आप एक चीज लिखिएगा कि बोल रहे हैं हम, लिख लीजिएगा कि देखिएगा, आपने अभी पढ़ा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लेकिन राष्ट्रपति किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। हेडिंग बनाइएगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की योग्यता, क्या योग्यता है? तो बस एक ही योग्यता आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनती है। क्या बनती है? पहला पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि संसद के किसी भी सदन, यानी कि चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी भी सदन का क्या होना चाहिए भाई? सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। अब इसमें ही दूसरा फैक्ट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम, कि मंत्री बनते समय सदस्य नहीं हो तो 6 माह के अंदर सदस्यता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा। ये किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 75(5) में ये बात कही गई है भाई, कि जब वह शपथ ले रहा है, जब वह मंत्री की शपथ ले रहा है, उस समय अगर वह मंत्री भी नहीं है तो उसे पद धारण करने से 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता धारण करनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? अनुच्छेद 75(5) इस चीज को बोल रहा है। पॉइंट क्लियर है? देखिएगा होता क्या है, चलिए लिख लीजिएगा, इसको लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं देखिएगा, कि शपथ लेते समय जरूरी नहीं है, तो भी कथन में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वह किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन जब वह शपथ ले रहा है उससे 6 माह के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता धारण करनी अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा आप समझिएगा इस चीज को बिल्कुल ध्यान से, कि होता क्या है कि भाई सपोज दैट किसी को मंत्री बना दिया गया है लेकिन वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो हुआ क्या कि किसी सदस्य ने अपना पद छोड़ दिया, या क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अपना पद छोड़ दिया या मृत्यु हो गई तो होता क्या है, उपचुनाव होता है। अब उपचुनाव हो, उस व्यक्ति को लड़ाया जाएगा और उसे किसी ना किसी सदन की सदस्यता दिला दी जाएगी। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब अगली लाइन से लिखिएगा, देखिएगा कभी कभी अनुच्छेद 75(5) से एक वाद है, वह भी पूछ लिया जाता है। उस वाद का नाम लिख लीजिएगा, चौहान बैनाम, लिखना है, इंपोर्टेंट है, चौहान बैनाम पंजाब राज्य वाद 2001 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75(5) से संबंधित है। क्लियर पॉइंट? कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। अब आप इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है, कि प्रत्येक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक कितने वर्ष में? 2 वर्ष को अंडरलाइन करिएगा, 2 वर्ष में राज्यसभा, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कितने, ये भी लिख लीजिएगा, 1/3 सदस्य। कितने सदस्य छोड़ देते हैं? 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। और जो इनका राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा का जब तक सरकार रहेगी तब तक होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अविश्वास मत पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है ना। तो आ रही है बात समझ में? इनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है राज्यसभा का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है। क्लियर पॉइंट? अगर आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य होंगे भाई, राज्यसभा सदस्य कितने होंगे उत्तर प्रदेश में, यानी कि राज्यसभा सदस्यों की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, है ना, तो लिख लीजिएगा 31 सदस्य। कितने? 31 सदस्य हैं। और ये किसके द्वारा पहुंचते हैं भाई? इसमें लिख लीजिएगा विधान सभा से जाते हैं।
विधानसभा से जाते हैं। क्लियर है? यानी कि विधानसभा से, यानी कि जो विधायक हैं वो विधायक किसका चुनाव कर रहे हैं? वह विधायक राज्यसभा सदस्य का चुनाव कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? कितनी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 31 है। असम में कितनी है? असम में नोट करके बताइएगा। 7, 8, 9, 10 ऑप्शन दे दिया है। क्लियर पॉइंट बताइएगा, चलेगा। तो बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट यहां तक? यानी कि कोई मंत्री नहीं बना है शपथ के समय, सपोज दैट कोई सदस्य नहीं है और मंत्री बन गया है, तो 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता धारण करनी आवश्यक है। नहीं बनता है तो वह पद अपने आप ही क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? इसी में ही आप अगली लाइन से लिखिएगा, है ना? चलो नोट करके इसे हेडिंग बना के लिखिए। हेडिंग बना के लिख लीजिएगा मंत्रियों की शपथ। हेडिंग बना के लिखिएगा मंत्रियों की शपथ। चलिए अलग से नहीं लिखवाते, ओ सॉरी इसमें नहीं लिखवाते, अलग से ही लिखवाएंगे। हेडिंग बना लीजिएगा मंत्रियों की शपथ। आइए, तो मंत्रियों की जो शपथ की बात की गई है, आपको पता है जितने भी प्रमुख क्या हैं, जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन किसमें है? अनुसूची 3 में है। किसमें है? अनुसूची 3 में है। और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति के समक्ष यानी कि राष्ट्रपति के सामने पद और अपनी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पॉइंट क्लियर है? जितने भी मंत्री हैं वह राष्ट्रपति के समक्ष ही अपने पद व अपनी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब इसी में आप लिखिएगा नोट करके, क्या चलो यहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किसमें है? अनुसूची में है? नहीं, अनुसूची में नहीं है। इसे नोट करके लिख लीजिएगा अनुच्छेद 60 में है। और दूसरे प्रमुख पदाधिकारी कौन से होते हैं? कार्यपाल के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उनका अनुच्छेद 69 में क्या है? शपथ का प्रारूप है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? ये नोट करके लिख लीजिएगा आप, ठीक है? आइएगा अगला हेडिंग बना लीजिएगा मंत्री परिषद का कार्यकाल, है ना? हेडिंग बना लीजिएगा मंत्री परिषद का कार्यकाल। हेडिंग बनाइएगा मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल। तो इसमें पहला फैक्ट लिखिएगा आप कि सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना? 5 वर्ष का। लेकिन यहां पर आप नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा, चलिए नोट करके लिखिएगा, जब तक सरकार रहती है, जब तक सरकार होती है तब तक होता है। अब सरकार पहले ही गिर गई, क्या होगा? या किसी ने गठबंधन करके सरकार बनाई है और हुआ क्या? वे एमपी क्या हो गए? दूसरी पार्टी में चले गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो हैं वह दूसरी पार्टी में चले गए, तो क्या होगा? सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिर जाएगी। क्लियर पॉइंट? यानी कि जब तक क्या रहता है, जब तक सरकार रहती है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। पॉइंट क्लियर है? आइएगा अब इसमें आप नोट में ही लिखिएगा, नोट में ही लिखना है कि जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो तब तक सरकार रहती है, क्योंकि संविधान में मंत्री परिषद की अवधि का उल्लेख नहीं है, पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसी में लिखिएगा कि अगली लाइन से करके लिखना है संघ के सदस्य अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह बात कही गई है, ना कि उसकी अवधि की बात की गई है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्या करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? प्रसाद पर्यंत का मतलब है अब इच्छा अनुसार, है ना, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर है पॉइंट? अगली लाइन से लिखिएगा कि मंत्री परिषद को मंत्री को हटाने के लिए, ऐसे करके लिखिएगा, मंत्री को हटाने के लिए, हटाने की करेगा, हटाने की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, पीएम करता है। यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, किसको पहले विश्वास में लेंगे, किसको? प्रधानमंत्री जी को लेंगे। उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति जी किसी मंत्री को हटा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलेगा। अगली लाइन से हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। चलेगा, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। अब समझिएगा भाई, चलो लिखिएगा, लिख लीजिएगा कि संविधान के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में रही है? यानी कि मूल संविधान जो था हमारा, मूल संविधान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी। क्यों? उसमें क्या कहा गया है वास्तव में, इसे ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री अपने विवेक अनुसार तय करता है। लेकिन हुआ क्या, अब उसमें क्या हुआ कि कई सारे सदस्यों को क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। तो उससे क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता था, क्योंकि सरकारी आवेश का खर्च है ना, सरकारी आवेश मिलता है ना मंत्रियों को, सरकारी गाड़ी मिलती है, पूरी फैसिलिटी, भत्ते, वेतन, सब चीजें, है ना, तो खर्च ज्यादा आता था। तो हुआ क्या, इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हुआ क्या, 91वां संविधान संशोधन किया गया। और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करके लिखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट करके या नोट करके लिखिएगा, है ना, इससे संबंधित है, संख्या से ही। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कि 75 अनुच्छेद 75 में उपखंड क्या भाई, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक कै जोड़ा गया। क्या किया गया? एक कै जोड़ा गया। और इसी में ही क्या बात कही गई, इसी में ही मंत्री परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी में ही मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, लोकसभा सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत भाई, 15%, इस पर अंडरलाइन करिएगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किसमें किया गया? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, जिसमें एक उपखंड जोड़ा गया, एक कै, और उसमें क्या कहा गया कि मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की संख्या के कितने प्रतिशत? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलेगा, अगला हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री परिषद, या आप ऐसे करिएगा, पहले हेडिंग डाल लो मंत्री के प्रकार, पहले मंत्री के प्रकार पढ़ लेते हैं। आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री के प्रकार। मंत्री के प्रकार कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइएगा चर्चा कर लेते हैं। पहले कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कौन से? कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं?
दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। कौन कौन से मंत्री? राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं उप मंत्री। कौन से? उप मंत्री। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा भाई। कोई भी मंत्रालय है, कोई भी विभाग है, तो उसके प्रमुख के रूप में किसको चुना जाता है? उसके प्रमुख के रूप में कैबिनेट मंत्री को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? कैबिनेट मंत्री को चुना जाता है। और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए क्या होता है? राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इसको समझिएगा। जैसे आपके रेल मंत्री हैं, कौन है रेल मंत्री? बताइएगा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है आपके? कैबिनेट रेल मंत्री कौन है, उनका नाम बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर राज्य में क्या होगा? राज्य मंत्री, उसी विभाग का राज्य मंत्री बनाया जाता है। उसी विभाग का क्या बनाया जाता है? राज्य मंत्री। तो विभाग उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री कौन है, उनका नाम बताइएगा। कमेंट करके दोनों का नाम बताना है आपको हमें। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? है ना? पीयूष गोयल, है ना? क्लियर है पॉइंट? कुछ कुछ याद आ रहा है ना? ये सब करंट अफेयर्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, कि भारत के कैबिनेट मंत्री, रेलवे कैबिनेट मंत्री कौन है, और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट उत्तर प्रदेश के रेल मंत्री कौन है। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें क्या बना दिए जाते हैं? उसी विभाग के राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। और उन राज्य मंत्री की भी सहायता के लिए क्या किया जाता है? उन राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं कि उनकी सहायता करें उनके कार्य में। क्लियर है पॉइंट? यानी कि कोई आयोग है या कोई मंत्रालय है तो उसका सदस्य के रूप में उनको क्या कर दिया जाता है? पद दे दिया जाता है। वही क्या होते हैं? उप मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? उप मंत्री। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ लिख लीजिएगा। कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछ ले जाते हैं। अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री में पहला ही फैक्ट आपको क्या लिखना है कि मंत्री परिषद का कोर किसको कहा जाता है? तो मंत्री परिषद का कोर कैबिनेट मंत्री को कहा जाता है। दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या होती है? तो कैबिनेट मंत्री होती है। पॉइंट क्लियर है? दूसरा ही फैक्ट, तीसरा फैक्ट लिखिएगा कि कैबिनेट मंत्री को हिंदी में क्या कहते हैं? कैबिनेट को हिंदी में वास्तव में मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। अब अंतर कुछ समझ में आया? क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। अभी आप मंत्री परिषद पढ़ रहे थे तो मंत्री परिषद में तो तीनों मंत्री आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? मंत्री परिषद में क्या होगा? तीनों मंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी। लेकिन अगर हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल केवल और केवल क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी कि कैबिनेट होता है। पॉइंट क्लियर है? कैबिनेट कितना होता है? लोकसभा के 15%, लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। ये चीज भी आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब इसी में ही दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि महत्वपूर्ण विभाग किसके पास होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण विभाग भी इन्हीं के पास रहेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं के द्वारा लाए जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब हेडिंग बना लीजिएगा राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो प्रत्येक, इसमें लिखिएगा कि प्रत्येक मंत्रालय के मुखिया अर्थात कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में, किसमें? प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? हाँ, जैसे हमने बताया आपको कि रेल मंत्री आपके भारत सरकार के अलग होंगे और राज्य सरकार के अलग होंगे। क्लियर है पॉइंट? इसी में ही दूसरा फैक्ट लिखिएगा, नोट करके लिखना है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसे नोट करके लिखिएगा कि किसी राज्य मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी राज्य मंत्री को किसी विभाग या मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी विभाग या मंत्रालय का
स्वतंत्र प्रभार, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इसको अंडरलाइन करिएगा। स्वतंत्र प्रभार क्या है? स्वतंत्र प्रभाव, किसी भी विभाग या मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, दिया जाता है। पॉइंट क्लियर है? जाता है। अब इसी में आप नोट करके लिख लीजिएगा, इसी में लिखिएगा आप कि जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहा जाता है। और इनका जो दर्जा होता है वास्तव में वह कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ये चीज लिखनी है जो हम बोल रहे हैं, किसके समान होता है? कैबिनेट मंत्री के दर्जे के समान होता है। इनका वेतन भी कैबिनेट मंत्री के समान ही होता है। आप एग्जांपल समझिएगा, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। वर्तमान में कपिल देव अग्रवाल जी क्या है? मंत्री है, ठीक है। और उनके सामने आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ देखा होगा कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो वास्तव में जैसे आपके कैबिनेट मंत्री कौन है? अभी मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान जी हैं, तो संजीव बालियान जी के इक्विवेलेंट ही कौन से मंत्री हैं? कपिल देव अग्रवाल जी हैं। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि संजीव जो आपके कपिल देव अग्रवाल जी हैं वो इक्विवेलेंट किसके हो गए? कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट हो गए, है ना? क्योंकि उनके नाम के पीछे क्या लगा होता है? ब्रैकेट में अखबार में पढ़ते होंगे कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो इसका मतलब यह है कि जो उनके पास में विभाग है उस पर पूरा निर्णय वह ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इनका वेतन किसके समान होता है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी का बिल्कुल कैबिनेट मंत्री के समान होता है, ठीक है। उप मंत्री में लिख लीजिएगा, ये क्या होते हैं वास्तव में? कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी मंत्रालय, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, किसी भी मंत्रालय या आयोग के क्या होते हैं? के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। पॉइंट क्लियर है? सबसे छोटे यही मंत्री होते हैं। क्लियर है पॉइंट? उप राज्य मंत्री। अब आप कहेंगे कि सर ये तो जो है, जो आपने अभी बताया कि कपिल देव अग्रवाल जी तो विधायक हैं, तो विधायक भले ही हैं लेकिन राज्य मंत्री है ना, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, राज्य मंत्री है। क्या है? राज्य मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री है कपिल देव अग्रवाल जी। क्लियर है पॉइंट? और कौन सा उनके पास में क्या है? स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, ये थे प्रकार किसके? मंत्रियों के। हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। इससे अगली वाली वीडियो में पूरा हम चर्चा किया करेंगे पीएम पर, प्रधानमंत्री पर पूरी चर्चा होगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री परिषद की कार्यपालिका, कार्यपालिका नहीं, कार्य प्रणाली, ठीक है ना। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ठीक है। थैंक यू। चलिएगा आइएगा, देखिएगा, इसमें आप पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि पीएम जब चाहे क्या कर सकता है भाई? बैठक बुला सकता है, बुला सकता है। क्लियर है पॉइंट? इसी में ही अगला फैक्ट लिखिएगा कि मंत्री परिषद, इसी में अगला फैक्ट लिखिएगा, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष पीएम होता है, हमने पहले ही बताया आपको, है ना। अब पीएम सपोज दैट किसी विदेश दौरे पे गए हुए हैं, या वे फिर क्या है? बीमार हो रहे हैं, क्लियर है पॉइंट, या वे बाहर हैं, वे अनुपस्थित है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री पीएम की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ नेता होंगे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो क्या होंगे? वरिष्ठ मंत्री होंगे, वो क्या कर सकते हैं? वह अध्यक्षता ले सकते हैं उस बैठक की।
क्लियर है पॉइंट। यानी कि सपोज दैट कोई विषय ऐसा आ गया कि अचानक ही आपको बैठक बुलाने पड़ गई कैबिनेट की। अब मंत्री जी क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश दौरे पर गए हुए हैं, तो उस समय में क्या होगा, जो वरिष्ठ मंत्री होंगे, क्लियर है पॉइंट, जो वरिष्ठ क्या होंगे, मंत्री होंगे, वह भी उस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। आइएगा अब अगला फैक्ट इसमें लिखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1950 में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और दूसरे केसी नियोगी। केसी नियोगी ने क्या किया था, वास्तव में ने अपना मंत्री मंडल के निर्णय से मतभेद होने पर क्या कर दिया था, त्याग पत्र दिए थे। दो को याद रखिएगा, 1950 में किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और केसी नियोगी जी ने। एक और आए थे बाद में, लिख लीजिएगा, बाद में कौन, डॉक्टर मैथाई। डॉक्टर मैथाई व एक और नाम लिख लीजिएगा, वह श्री देशमुख जी ने भी क्या किया था, वास्तव में मंत्रिमंडल के निर्णय से क्या था, उन्हें मतभेद हो था, तो उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। क्लियर पॉइंट। चलिएगा अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से हेडिंग बना लीजिएगा, मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। तो एक और लिख लीजिएगा आप, मंत्री परिषद, एक और लिख लीजिएगा आप, मंत्री परिषद, और दूसरी ओर लिखिएगा मंत्री मंडल। क्या लिखेंगे, मंत्रिमंडल। क्लियर पॉइंट। आइएगा अब पहला फैक्ट लिखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कि सामान्य रूप से कौन कौन भाई, पीएम आपके कैबिनेट मंत्री, पीएम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, आपके उपमंत्री, है ना, उप मंत्री क्या होंगे, वही क्या कहलाते हैं, मंत्री को सामूहिक, इस शब्द का प्रयोग करिएगा, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ गई। चार चीजें बताई हमने, चार पद बताए आपको, कौन कौन से, एक तो प्रधानमंत्री जी, एक आपके कैबिनेट मंत्री, एक आपके राज्य मंत्री, और एक आपके उपमंत्री को ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल क्या होता है, तो इसमें लिखिएगा कि कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। इसी में दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि मंत्री परिषद का केंद्रीय भाग है। क्या है, केंद्रीय भाग है। इसी में ही लिखिएगा कि मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंत्रिमंडल, इसको इन्वर्टेड कॉमास में करिएगा और अंडरलाइन में करिएगा, ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। बात समझ में आई। यानी कि मंत्री परिषद की ओर से कौन लेता है महत्वपूर्ण निर्णय, मंत्रिमंडल लेता है, ना कि पूरा मंत्री परिषद। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है। अगली लाइन से लिखिएगा कि सभी कैबिनेट मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। पॉइंट क्लियर है। यानी कि सभी कैबिनेट मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन ये नोट करके लिखिएगा इसमें, लेकिन मंत्री परिषद के
सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री नहीं होते, कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यानी कि सभी कैबिनेट मंत्री तो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, लेकिन सभी मंत्री परिषद कैबिनेट के मंत्री नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा का सिर्फ 15% ही से अधिक मंत्री मंडल नहीं बन सकता। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? आइएगा अब इसमें अगला फैक्ट लिखिएगा कि वास्तव में मंत्री परिषद का आकार की दृष्टि से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि वास्तव में आकार की दृष्टि से मंत्री परिषद बड़ा होता है, जबकि आकार की दृष्टि से मंत्री मंडल छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। क्योंकि आपको पता ही है 15%, लोकसभा के 15% से अधिक कैबिनेट नहीं बन सकते। अगली लाइन से लिखिएगा कि महत्व की दृष्टि से यह छोटा होता है। क्या? मंत्री परिषद। लेकिन यहां पर लिखिएगा किसकी दृष्टि से? महत्व की दृष्टि से क्या होता है? बड़ा व महत्वपूर्ण होता है, वह महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? आपसे पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद, चलो पूरा लिख देते हैं, मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण भाग मंत्रिमंडल होता है। क्लियर है पॉइंट? आइएगा अब आप नोट करके एक चीज लिखिएगा। हाँ लिखिएगा, नोट करके ये सब चीजें लिखनी है, आपको नोट आउट करनी है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है, क्योंकि पॉलिटी में यहां से बहुत प्रश्न बनता है भाई, पॉलिटी में यहां से बहुत प्रश्न बनता है। ठीक है, आइएगा अब देखिएगा नोट करके क्या लिखना है आपको। आइए कि मूल संविधान में लिखिएगा कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, केवल मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख है। पॉइंट क्लियर है? दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि हुआ कैसे इसका प्रयोग। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? बताइएगा जरा। 76 में कि 78 में? 78 में। चलेगा, तो 78 में क्या जोड़ा गया? मंत्री मंडल शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द? मंत्रिमंडल। अब आपसे अगर पूछें कि किसमें, तो वास्तव में अनुच्छेद 352 में उपखंड 3 जोड़ा गया और इसी में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। किस संदर्भ में है? कुछ याद आ रहा है? आपातकाल थे 3, कुछ याद आ रहा है? पढ़ा चुके हम पूरा आपको आपातकाल, याद आया कुछ? 3 आपातकाल होते हैं ना। चलिएगा, आइएगा, चलिए हम ये बता देते हैं। देखो क्या कहा गया है 52 में, वास्तव में जब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। क्या? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब करेंगे जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा, तब प्रयोग किया गया था। लिखित रूप में पेश करेंगे तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा,
और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ठीक है। और जिसने शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको पूरा, ठीक है ना, इसके बाद पूरा आपको हम प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ाएंगे, है ना, कि प्रधानमंत्री जी की शक्तियां क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनकी योग्यता क्या है ना, कहाँ कहाँ पर वे कार्य करते हैं, क्या होते हैं, है ना, पूरी उस पर चर्चा होगी। क्लियर है पॉइंट। फिर उसके बाद में महान्यायवादी जी जो हैं उनके बारे में, क्योंकि हम अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो इसके बाद में जो आपका अनुच्छेद आएगा 76 जो महान्यायवादी जी के बारे में है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। क्लियर है पॉइंट। तो अब हम आपसे जाना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।